हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो जो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे या जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो अगर हम लोग बात करें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन की, तो इसमें क्या देखना होगा, कैसे देखना होगा, इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो सबसे पहले ये हो गई कि सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कहते किसको हैं, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है हमारा। तो अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी जो भी हमारी सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो भी हमारी सिंगल वैल्यू फाइंड होगी, जो भी हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उससे जो हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे सिंगल वैल्यू, वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी की बात हम लोग करेंगे। इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग निकालेंगे मीन, मीडियन और मोड। अब जब मीन की बात करेंगे तो मीन में भी अलग अलग बातें होंगी। हो सकता है वो अरिथमेटिक मीन हो सकता है वो ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है वो हार्मोनिक मीन हो। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, मीन, मीडियन और मोड को। फिर उसके बाद हम लोग जब मीन पढ़ेंगे तो मीन भी डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जैसे कि अभी हमने बोला था कि अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, तो उसका रिलेशन भी देखेंगे। तो मीन में हम लोग अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तीन चीज़ पढ़ेंगे और इन तीनों के आपस में रिलेशन को भी हम लोग देखेंगे, रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर उसी तरीके से जब मीन खत्म हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेंगे, तो फिर मीडियन को देखेंगे और मोड को देखेंगे। तो फिर हम जाकर के मीन, मीडियन और मोड तीनों के रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमें यहाँ पर देखना है, वो हमारा क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, MOCT&D। तो जो भी हमें यहाँ पर देखना होगा वो किसके माध्यम से देखना होगा बेटे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन के माध्यम से। ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या बोला कि जो हमारे पास निकलेगा, जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी उसी को, तो ये तो हमारा हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग ने किस किस की बात करी बेटे, क्या क्या हमें पढ़ने की बात पड़ेगी। तो सबसे पहला होगा बेटा मीन। सबसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन को पढ़ेंगे। मीन में भी तीन अलग अलग बातें होंगी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। कि अगर हम मीन की बात करेंगे तो मीन में भी तीन तरीके की बातें होंगी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर दूसरा हमारा होगा बेटा मीडियन, और फिर हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे तो मोड की बात करेंगे। तो जो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम लोगों को इस मीन को कंप्लीट करना है। इस मीन को हमें अच्छे से देखना है कि मीन में क्या क्या बातें हमारी हो सकती है, क्या क्या हम लोग मीन के बारे में जानेंगे। तो हमने आपको जैसे बता ही दिया कि हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बेटे, करेंगे। तो चलिए मीन को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम मीन का नॉर्मल जाने तो मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो अगर हमने बात करी मीन की, अगर हम लोग बात करें मीन की, तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब मीन में भी हमने तीन बोला अलग अलग बात, अरिथमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा और हार्मोनिक मीन होगा। तो अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन करें या ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो सबसे पहले हमें समझना होगा सीरीज को। सबसे पहले किसे समझना होगा, हमें सीरीज को समझने की जरूरत होगी, सीरीज के बारे में जानना होगा। तो हम मीन कह तो देते हैं लेकिन काम हमारा होता नहीं। मीन का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। कि जो हमारा औसत निकलता है, जो हम औसत निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग भी नॉर्मल कहते हैं कि हमारा एवरेज इतना है, या हम 12th में इतना परसेंटेज लेके आए हैं, 10th में इतने परसेंटेज आए हैं, ग्रेजुएशन में हमारा इतना है, या फाउंडेशन में हमने इतना लाया। तो ये जो परसेंटेज आप एवरेज निकाल के देते हैं, वो एवरेज हमारा क्या है बेटा, मीन है। इसी एवरेज को निकालने का तरीका हमारा अलग अलग होता है। इसी एवरेज को फाइंड आउट करने का तरीका हमारा अलग अलग होता है, जिसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अब अगर हमने मीन की बात कर ली, तो मीन का मतलब ही हमने क्या बोल दिया, एवरेज। और बेटा मीन में सबसे पहला हमने क्या बोला, अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला
अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला हम किसको देखेंगे? अरिथमेटिक मीन। तो लिख लीजिए अरिथमेटिक मीन। अब अगर मीन की बात कर रहे हैं हम लोग एवरेज, तो देखिए इस मीन को निकालने के लिए हमें डिफरेंट सीरीज को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम मीन को फाइंड आउट करेंगे तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग सीरीज को देखना पड़ेगा, अलग अलग सीरीज के अनुसार निकालेंगे। तो अब वो सीरीज हमारा क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके की सीरीज की बात होगी, तो वो चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए हमारा सीरीज क्या क्या होगा। तो सीरीज अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले हम सीरीज में देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज को। सबसे पहले किसको देखेंगे बेटे? इंडिविजुअल सीरीज को। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होता है। जैसे कि आप लोगों ने मैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा जो था उस चैप्टर में आप लोगों ने हमें देखा होगा कि क्या होता है सीरीज। तो सबसे पहला जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज वैसे सीरीज होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? ओनली ऑब्जर्वेशंस होता है। क्या होता है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार देखा गया, उसको नॉर्मली हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो वो सबसे पहला हमारा क्या होगा? इंडिविजुअल सीरीज होगा। फिर उसके बाद जो हम दूसरी बात इसकी करेंगे वो हमारा होगा बेटा डिस्क्रीट सीरीज। वो हमारा क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज। अब ये जो हम डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में बेटा बोथ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन। इसमें आपको दोनों ही गिवन होगा, ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ इच ऑब्जर्वेशन, कि जो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट किया गया। वो आगे मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट किया गया है, जितनी बार रिपीट किया गया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, अर्थात बारंबारता। जो बार बार रिपीट होता है, जो बार बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता। दैट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार में क्या होता है? तो बेटा यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है। यहां पर क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो जहां क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों ही दिया गया हो तो वो हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। अब जब हम आगे अभी देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी, इसमें भी दो तरीके की बात होगी बेटा। एक होता है नॉन ओवरलैपिंग और एक होता है ओवरलैपिंग। अब ये नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होता है, इस चीज को भी मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ कि नॉन ओवरलैपिंग वैसे सीरीज को कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग वैसे सीरीज को कहते हैं जिसमें जो अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल है बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि ये दो तरीके के होंगे, दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमने बोला नॉन ओवरलैपिंग और एक को हमने बोल दिया ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग वो होगा जैसे हमने यहां पर लिख दिया एक क्लास इंटरवल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। हमने लिखा 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अब ये हमने क्या करा? एक क्लास इंटरवल बना दिया। अब मान लीजिए इसका कोई भी रिपीटेशन है, इसके बीच में कितने डिजिट आते हैं मुझे नहीं पता, ये हमने एक लिख दिया फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में इतने डिजिट हैं, वो भी जो भी हो। फिर उसके बाद अब एक इधर हम लोग लिख लेते हैं कि क्लास इंटरवल। अब इधर जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या है, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और हमने फिर इधर भी कोई भी फ्रीक्वेंसी अपना ले लिया है। तो अब आपके पास इधर भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखा है, उधर भी। अब आप दोनों में गौर से देखिए, क्या ये दोनों सेम है?
ना जी बाबा, नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? ये भी सेम नहीं है। क्या ये दोनों से? ये भी सेम नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए अच्छा जो है यही है कि हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 0 से 9 तक यहाँ पर ले लिया है, अगर आपने 0 से 9 तक यहाँ पर ले लिया है, तो भैया 9.001 से 9.999 तक कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपने 0 से 9 लिया और अगले टर्म में आप क्या ले रहे हैं? 10 से 19 ले रहे हैं, तो 10 से हो रहा है, 10 से कम अगर 9.99 भी थे, वो ना ही हमारा 9 के अंतर्गत आ रहा है, ना ही हमारा 10 के अंतर्गत आ रहा है। तो ना तो वो हमारा 9 का काम करेगा, ना ही 10 का काम करेगा, तो वो तो हमारा छूटेगा। लेकिन अब अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर बच्चे क्या देख रहे हैं कि 10 यहां भी है और 10 यहां भी है, उसी तरीके से 20 और 20 यहां भी है, 30 यहां भी है और 30 यहां भी है। तो इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अब जो यहां पर हमारा रिपीट कर रहा है, तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा? यही वाला होगा। तो कभी भी अगर आपके पास नॉन ओवरलैपिंग हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इसमें, ओवरलैपिंग में। उसको क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्ट करेंगे ओवरलैपिंग में, तब जाकर के हम उसका काम करेंगे। क्योंकि देखिए अब अगर यहां पर 10 है और यहां भी 10 है, अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि सर 10 हमें लेना कहां पर है? तो बेटा याद रखना, जो यहां पर 10 है ये एक्सक्लूसिव है, छूटा हुआ होता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। यहां पर ये इंक्लूसिव था, इंक्लूड है, लेकिन यहां पे ये एक्सक्लूसिव है। मतलब 0 से लेकर के 9.999 तक हमारा वहां पर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा 10 होगा, तो 10 होते ही वो हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म के अंतर्गत फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद 10 से लेकर के 19.999 तक तो यहां आया, जैसे ही हमारा 20 होगा वो हमारा फिर नेक्स्ट टर्म को फॉलो करेगा। तो ये हमारा होता है नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग। अब है कि सर नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करें, कैसे करें? तो कन्वर्ट करने के लिए बेटा जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर लिमिट है, उसमें से 0.5 माइनस करना है। क्या करना है? जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है, और जो हमारा अपर वैल्यू है उसमें 0.5 को ऐड कर देना है। तो अब अगर इसमें देखें तो क्या हो गया? 9.5 तक आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 9.5 से 19.5। तो अब देखिए 9.5 हमारा यहां भी हो रहा है और 9.5 हमारा यहां भी होगा, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ही नहीं? हाँ, तो ये हमारा क्या होगा? ओवरलैपिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब जब भी हम कभी भी काम करेंगे तो याद रखिएगा, हमेशा नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारा काम होगा। तो ये तो कहानी है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। अब अगर हमने इंडिविजुअल सीरीज में कहा था, तो इंडिविजुअल में सिर्फ क्या बोला था कि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा। तो ऑब्जर्वेशन अगर सिर्फ और सिर्फ गिवन होगा तो कैसे हम लोग करेंगे? तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या था बेटा? अरिथमेटिक मीन। कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था? अरिथमेटिक मीन। तो चलिए हेडिंग दे देता हूं, अरिथमेटिक मीन। बेटा याद रखिएगा, सबसे पॉपुलर जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा, सबसे पॉपुलर जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत देखा जाएगा, वो हमारा क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। जो हमारा सबसे पॉपुलर होगा वो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ही होगा। अरिथमेटिक मीन को ही देखेंगे। तो लिखेंगे द मोस्ट पॉपुलर and widely used measures of central tendency or central value is अरिथमेटिक मीन। कि अगर सबसे नामी गिरामी, जान पहचान सबसे ज्यादा यूज करने वाला, तो वो हमारा क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। ये हर जगह आप नॉर्मली यूज करते हैं।
आपको पता नहीं होता, लेकिन आप इसे हर जगह यूज, आपने जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि आपके 12th में कितने % मार्क्स था, आपने क्या करा, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ दिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन। ये हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है घर पे दूध मंगाते हैं, अब किसी दिन 2 लीटर मंगाते, किसी दिन 5 मंगाते, किसी दिन 3 मंगाते, किसी दिन 1 लीटर। आपने बोला ऑन एन एवरेज हमने 2.5 लीटर्स मंगाया, तो उसमें क्या करते, सबको जोड़ के डिवाइड में नंबर ऑफ डेज से आप डिवाइड कर देते, तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या होता है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट का। अब अरिथमेटिक मीन सिंपल अरिथमेटिक भी हो सकता है और वेटेड अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है। तो अभी हम लोग जो है सिंपल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अनवेटेड अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन हमारा सबसे पहले किस में, इंडिविजुअल सीरीज में निकाल रहे हैं हम लोग। मीन किस में फाइंड करेंगे बेटा, तो लिख रहा हूं मैं इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में भी इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं बेटा मेथड। सबसे पहला क्या लिख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड की। तो जब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, जब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा इसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन गिवन हो। तो हमारे पास मान लीजिए ऑब्जर्वेशन कोई भी गिवन हो और ऑब्जर्वेशन हमने क्या ले लिया, 9, 13, 5, 8, 7, 9, 13, 8, 5 और 7, ये हमने क्या कर लिया बेटा, आपको ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब जब हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, अब जब हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूले के लिए हम लोगों को समझना है। तो देखिए मीन को डिनोट करेंगे बेटा हम लोग एक्स बार से। मीन को क्या डिनोट करेंगे बेटा, जैसे एक्स है ऊपर ये एरो लगा दीजिए, ये हमारा क्या होगा, मीन को। क्योंकि आगे मैं ना आपको मीन लिखने वाला हूँ ना अरिथमेटिक मीन, डायरेक्ट मैं एक्स बार से लिखूंगा और आपको पहचानना है उसे। तो देखिए अब अगर मीन निकालना है तो मीन का मतलब यहाँ पर होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एन, कि अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, दैट मीन्स सम ऑफ observations divide number of observations। कि अगर आप लोग मीन निकालेंगे तो मीन कैसे निकालेंगे, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके। तो अब अगर आप मीन फाइंड आउट करेंगे, आप अगर इस तरीके से मीन निकालेंगे तो आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो बेटा बताइए इन सब x का सम कितना हो रहा है, बताइए 84। और आपके पास नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, मीन है आपके पास टोटल 84। तो अगर मीन दे रखा है 84, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है 10, तो हम मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन बराबर अभी क्या लिखा था हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने x डिवाइड में, एंड दैट मीन्स 84 डिवाइड में 10 इक्वल टू 8.4। बेटा अब मीन के साथ एक चीज, चाहे आप किसी भी मेथड को फॉलो करें, चाहे आप किसी भी मेथड को फॉलो करें, जो वैल्यू ऑफ मीन है, जो मीन की वैल्यू आई है, जो मीन की वैल्यू हमने पहली बार फाइंड आउट करी है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है और वही ऑब्जर्वेशन है और हमारा मीन कितना आया है 8.4, अगर इसी के टाइम इसी क्वेश्चंस में
अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड भी लगाऊं, अगर हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएं, अगर हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएं, इनडायरेक्ट मेथड को देखें, तो इनडायरेक्ट मेथड हो या इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड, तो चाहे वो बेटे हमारा इनडायरेक्ट मेथड हो चाहे वो हमारा शॉर्टकट मेथड हो, अगर इसमें करें या इसी का हम लोग नाम दे सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसमें से क्या करें, आप किसी एक को अपना मीन फॉलो कर लें, एक अपना मीन मान लें, और फिर उनसे डिफरेंस करके, डेविएशन करके, अंतर करके वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मीन को। तो कैसे, तो आपके पास यहां पर x गिवन है, आपके पास क्या है यहां पे बेटे, x गिवन है, तो चलिए हमारा x ले लेते हैं कि x हमारा क्या है, तो क्या क्या था बेटा x, 13 5 8 7 9 8 7 9 13 8 5 7 13 8 5 7, ये आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन जो आपके पास दिया गया था वो आपने ले लिया। अब इस 10 ऑब्जर्वेशंस में हमने बोला कि आप अपने मन से किसी एक को मान लो, आप क्या करो, अपने मन से किसी एक को मीन मान लो। आपने बोला सर क्या इसमें से किसी को मानना है, देखिए बहुत सारे, अब कभी कभी ऐसे होते जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो चाहे वो टीचर हो या मैम हो, उन्होंने बोला होगा बीच वाली वैल्यू को मीन मान लेते हैं, फिर उसको अनुसार डेविएशन करते, नहीं ऐसी नहीं है, आपको जो दिल करे। अब इसमें दे रखा है आप इससे मानो, नहीं आपको करता है आप बाहर से मान लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई भी एक मान लीजिए एज्यूम करना है, किसको करो, चलिए मान लेता हमने 9 को एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है, ये हमारा क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन है। तो अब आपको यहां निकालना पड़ेगा डेविएशन, जैसे डी बोला, डी बराबर होता है x माइनस ए, कि जो भी ऑब्जर्वेशन है जिसे आपने एज्यूम्ड मीन माना है उन सब का डिफरेंस निकालिए। तो बेटा 9 हमने माना है, ये हमारा कितना माना है हमने, 9, तो क्या सब में से 9 को माइनस करें, चलिए 9 में से 9 गया तो 0, 13 में से 9 गया 4, ओके, फिर उसके बाद 5 में से 9 गया -4, 8 में से 9 गया -1, 7 में से 9 -2, 0, 4, -1, -4, -2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि सर आप बोलेंगे कि हमने तो सर यहां तक फाइंड आउट कर लिया कि हमने जो भी आपने बोला डेविएशन फाइंड आउट करना, तो डेविएशन निकाल लिया। अब देखिए, अब जो इस मीन का फॉर्मूला होता है तो वो होता है मीन इज इक्वल टू, भैया आपने जूम करा, हाँ जी, तो हमने लिख दिया ए प्लस ये सिग्मा डी की कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, हाँ जी आई होगी, सिग्मा डी डिवाइड एन, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका मीन फाइंड हो जाएगा। अर्थात मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड में एन। अब आप बोलेंगे सर ए हमने मान लिया था 9, जी हाँ, समेशन ऑफ डी कितना था बेटा -6, आप इन सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 6D -6 और डिवाइड में कितना बेटा 10, तो क्या हो गया बेटा -9 -0.10,
6 कितना आ गया बेटा 8.4। क्या इससे पहले भी हमारा इसी तरीके से फाइंड आउट हुआ था? क्या इतनी ही वैल्यू थी? हाँ जी सर, यहाँ भी वही वैल्यू थी और यहाँ भी हमारा वही वैल्यू आया। तो देखिए हमारे पास चूंकि ऑब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हमारा किस तरीके से आया है किस तरीके से नहीं आया। किसी भी मेथड से अगर दे रखा हो तो हमें उस चीज को फॉलो करना है, उस चीज को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। मेथड कोई भी हो, आंसर विल बी सेम। आप भी देख रहे हो कि यहाँ भी हमारा कितना था 8.4, यहाँ भी हमारा कितना है 8.4। तो मेथड हमारा कोई भी हो, आंसर विल बी सेम। तो ये तो हमारी कहानी थी बेटे इंडिविजुअल मेथड सीरीज की। अब इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, अगर हमारे पास क्या हो बेटा डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, तो उस डिस्क्रीट सीरीज को कैसे हम लोग देखेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने पहले ही आपको बताया था कि बोथ ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन, कि यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन भी गिवन होगा, यहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। तो जहां पर ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों ही गिवन होगा तो वो हमारा क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज होगा, वो हमारा क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज होगा। तो अब यहां भी सबसे पहला हमारा क्या कौन सा मेथड बेटा डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। देखिए मैं बता दोनों ही रहा हूं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि दोनों ही ध्यान में रखने हैं। आपको जिससे आसान हो, जिससे सहूलियत हो, उससे आप इसको कर सकते हैं। तो अब अगर यहां पर हम लोगों ने देखा तो यहां पर क्या हो गया ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो हमने इधर लिख लिया x और इधर लिख लिया हमने f कि ऑब्जर्वेशन और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब ऑब्जर्वेशन हमने लिया 3, 7, 13 और 5, ठीक है 3, 2, 2, 3, ये हमने आपको फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो अब देखिए अगर बेटे ये बात करें कि हमने आपके फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस होता है, कि जो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या 3 हमारा 3 टाइम्स रिपीट किया गया। तो अगर बेटे हम 3 + 3 + 3 करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आती 9। तो क्या अगर यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट कर दे तब भी हमारा 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर हमने बोला कि 7 2 टाइम्स आया मतलब 7 और 7, तो 7 + 7 कितना 14। तो अगर 7 × 2 करते तब भी हमारा कितना आएगा 14। अगर 13 2 टाइम्स है तो 26। तो इस तरीके से हमें जो यहाँ निकालना पड़ता है वो fx की बात करनी होती है। दैट मीन्स जो ऑब्जर्वेशन है और जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 13 2 जा 26, 15 3 जा 45। तो ये हमने क्या निकाल लिया कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा यहां पर फाइंड आउट हो चुका। तो अब जब हमारे पास दोनों आ जाएगा तो क्या इसका सम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा? अब आप अगर बताएं कि ये जो हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो हम fx निकाल रहे हैं, इनका जो सम निकाल रहे हैं, क्या वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के जैसा नहीं हो गया? क्योंकि अगर मैं इसको डिस्क्रीट में नहीं लगता, अगर इसको इंडिविजुअल में ही कंसीडर करते हैं तो इंडिविजुअल में कंसीडर करने के लिए हम लगातार ऑब्जर्वेशंस को लिखे हुए जाते हैं, और जब हम लगातार ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं फिर सम करते हैं। तो यहां पर वही हमने किया कि जो जितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार उसको रिपीट किया गया उसको उतने ही से ही हमने क्या करा प्रोडक्ट कर दिया और हमें उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो जब हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी तो इसको हम लोग कैसे निकालें? तो इसको टोटल सम कर लिए कितना 45 26 71 14 85 एंड 9 94। हमारे पास इसका सम कितना 94। तो अगर अब हमें मीन निकालना पड़ा तो मीन बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले हम लोग समेशन ऑफ x डिवाइड में n लिख रहे है ना। अब यहां x में किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है f के साथ, तो क्या यहां पर f भी लगा दूं। अब आप बोलेंगे सर जी n क्या है? बेटा ये जो हमारा f है ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस को शो करता है या नहीं? तो क्या n हमारा समेशन ऑफ f नहीं हो सकता है ना? तो लिखेंगे n = सिग्मा f, कि जो f है चूंकि ऑफ रिपीटेशंस को शो कर रहा है
तो इसलिए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन बराबर क्या हो गया बेटा, 94 डिवाइड में n इज इक्वल टू 9.4। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम लोग काम कर सकते हैं। फिर अब यहां पर यही बातें हो गई कि सर अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो, अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात कर तो लिखिए इनडायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम्ड में या फिर डेविएशन मेथड, ये सब क्या है, एक ही, ये सब क्या है हमारा, एक ही है। तो अगर इन सब को हम लोग देखें, इन सब को देखें, तो अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास वही, हमने यहाँ पर x ले लिया और हमने यहाँ पर f ले लिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारा सेम था, 3, 7, 13 एंड 15, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 3, 2, 2 एंड 3। अब देखिए, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें से आपको किसी एक को मीन मानना है, तो किसको मीन मान लें, तो चलिए मानते हैं कि हमने 7 को एज्यूम्ड मीन कर लिया। हमने क्या किया, 7 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो जब हमने 7 को मीन मान लिया तो कंसीडरेशन अब किससे होगा, 7 से। तो अगर d निकालेंगे तो d बराबर क्या था बेटा, x माइनस a। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पर हमारा 7 है। तो बेटा 3 में से 7 गया कितना, -4, 7 में से 7 0, 13 में से 7 6, 8। अब यहाँ पर d निकल गया, तो बेटा अब यहाँ पर FD निकाला जाएगा या नहीं, तो कितना आ गया, -12, 0, 12, 24। अब सबका सम निकाल दीजिए आप, सिग्मा FD 24। अब आपके पास है कि हम सर मीन का फॉर्मूला क्या लिखें, क्योंकि अब तो हमारा मेथड चेंज हो गया। तो देखिए मीन बराबर a प्लस सिग्मा FD डिवाइड n लिख सकते हो। वहां पे क्या लिखते थे, सिग्मा d डिवाइड में n, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो जाएगा, FD बाई n। तो a हमारा कितना है बेटा, 7 प्लस 24 बाई n, 7 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 2.4। पहले भी हमारा यही था और अब भी हमारा यही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। तीसरी बात हमारी क्या है बेटे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो चलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी देखें। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन सा मेथड बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम लोग देख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन सा, पहला डायरेक्ट मेथड। हमने इधर लिखा क्लास इंटरवल और हमने यहां पर दिया फ्रीक्वेंसी। हमने लिखा क्लास इंटरवल और हमने लिखा यहां पर फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारा क्लास इंटरवल और जब हमारा फ्रीक्वेंसी है तो अब इसको किस तरीके से हम लोग करें बेटे, मान लीजिए क्लास इंटरवल में हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी दे दिया 2, 3, 3, 2। बेटा आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अब इसका करें क्या, सर यहाँ तो ऑब्जर्वेशन आपको पता है नहीं। तो बेटा इसमें याद रखिएगा सबसे पहले निकालना पड़ता है m। m का मतलब होता है बेटा मिड वैल्यू। m का मतलब क्या होगा,
मिड वैल्यू। ये जो m निकलेगा यही हमारा ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। जो हमारा m है, जो मिड वैल्यू, यही हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। जो अभी तक x हमारा काम कर रहा था वही हमारा क्या काम करेगा, m हमारा काम करेगा। तो मिड वैल्यू बराबर होता है बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2। तो अगर मान लीजिए बेटा कि यहां पर m निकालें तो 0 + 10 डिवाइड में 2 5 15 25 35, ये हमने m फाइंड आउट कर लिया। तो अब ये हमारे लिए ऑब्जर्वेशन, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी, ये हमारे लिए क्या हो गया ऑब्जर्वेशन, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। तो अब इससे हमारा क्या निकलेगा बेटा, FM निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कितना आ गया 10 45 75 70। ओके भैया, अब इसका टोटल सम कितना 200, ठीक है। तो और हमारे पास n की वैल्यू कितनी बेटे 10। तो हमारे पास सम भी निकल गया और n भी निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि अगर मीन निकालें कि अगर हम लोग मीन निकालें तो मीन बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा FM डिवाइड में सिग्मा F कहो या n कहो। सिग्मा FM की वैल्यू कितनी बेटे 200, F की वैल्यू कितनी 10, मीन हमारा कितना आ गया 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, मीन को फाइंड आउट किया, मीन को हम लोगों ने देखा। तो जब भी हमारे पास मिड वैल्यू गिवन होगा या नहीं दिया है तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास लोअर लिमिट है, जो भी हमारा अपर लिमिट है, दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड में 2 कर दो तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर मिड वैल्यू को देखा। अब हमें यहाँ पर ये तो निकल गया, लेकिन अगर इसी में इनडायरेक्ट मेथड जोड़ दिया जाता, गौर से सुनिए कि अगर इसी में इनडायरेक्ट मेथड को जोड़ दिया जाए कि हम निकालें तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या बोला था कि अपने आप से आपको क्या करना है, एक कोई भी मीन आपको मान के चलना है। तो अब इसमें से देखिए, आप क्लास इंटरवल में से तो किसी चीज को मान नहीं सकते, क्लास इंटरवल में तो मानेंगे नहीं। अब आपके लिए क्लास इंटरवल की जगह पे अब ऑब्जर्व कर रहा है, मिड वैल्यू काम कर रहा है, तो मिड वैल्यू में से ही किसी एक को मीन मानना पड़ेगा, है ना। तो मिड वैल्यू में से ही चलिए एक हम लेते हैं 15, हमारा क्या है ए है, ठीक है। अब अगर 15 को हमने एज्यूम्ड मीन लिया, अगर हमने 15 को एज्यूम्ड मीन मान लिया तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, डी निकालेंगे। तो डी में क्या आएगा m माइनस, तो चलिए m माइनस कीजिए, -10 0 10 20। अब यहां पे फिर FD आप फाइंड आउट करेंगे तो FD कितना 20 0 30 एंड 40। अब इन सब का सम निकालिए, कितना बेटा, ठीक। तो आपके पास एक जो ये ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने वैल्यू कंसीडर्ड यहां पर किया। तो जब हम यहां पर मीन निकालेंगे तो मीन बराबर होगा a प्लस FD डिवाइड में n, सिग्मा FD डिवाइड में n। तो इससे आपका क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो a हमारा कितना 15, सिग्मा FD की वैल्यू कितनी बेटे 50, n की वैल्यू कितनी 10। तो बेटा बताइए 15 + 5 कितना होता है
आया था, तो क्या कोई किसी भी तरीके की वैल्यू पे कोई कंसीडर्ड हुआ? नहीं। अब इसी में एक छोटा सा मेथड ऐड किया जा सकता है जो कि नॉर्मली करते हैं, अगर मान लीजिए आपने 11th में पढ़ा हो, तो उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आपको अप्लाई करना हो करना, नहीं अप्लाई करने का काम हो मत करना, क्योंकि चाहे आपने कुछ भी लगानी हो, आना तो सेम ही है। अब यहां पर जो ये हमने आई एक एक्स्ट्रा लिखा है, इस आई को मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं क्लास लेंथ, कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा क्लास लेंथ ज़्यादा हो तो और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो, तो इस तरीके से जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं इन सब को 10 से डिवाइड कर देता, तो 1 हो जाता, 4.5 हो जाता, 7.5 होता, 7 होता, तो उससे क्या होता कि वैल्यू कम होती। तो जितने से डिवाइड करेंगे उतने से ही क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन 3 तरीके से आप लोग अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 3 तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन को देख सकते हैं। तो ये जो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, ये जो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, तो ये तो हमारी कहानी है। अब इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब किसकी बात करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखो बच्चों, अब जो ये प्रॉपर्टीज है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इफ all observations are equal, then arithmetic mean is also equal to the observation। कि बेटे हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है, अगर मान लीजिए कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस क्या दे रखे हों, सेम दे रखे, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू यहां पे हर जगह 10 ले लिया, तो भैया मीन भी हमारा क्या होगा, 10 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अगर ऑब्जर्वेशन हमारा सब सेम है, अगर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, तो मीन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास अरिथमेटिक मीन की। दूसरी बात, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। कि जैसे अभी हम लोग एज्यूम्ड मीन मान रहे थे, तो एज्यूम्ड मीन अगर हम लोगों ने किया, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि ऑब्जर्वेशन में से एक किसी मीन को मान करके डेविएशन निकालते थे। तो याद रखना, अगर वो डेविएशन मीन से लिया गया होगा, तो उस डेविएशन का सम हमेशा 0 होता है। दैट्स मीन्स समेशन ऑफ x माइनस x मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, कि अगर हमारे पास a जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्ट मीन ही हो जाएगा, तो उसका डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। अब कैसे, तो इसके लिए हम लगे हाथ एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास x के लिए 3 वैल्यू गिवन है, 15, 20, 25, 15, 20 एंड 25।
बेटे अगर इसमें आप मीन निकालो तो मीन निकालने के लिए आप लोग क्या बोलोगे, सर जी सबको जोड़ दिया जाए और राइट में 3 तो कितना आ गया बेटा 20। अब मान लीजिए कि आपने एज्यूम्ड मीन यहां पर 20 ही ले रखा है, तो आप क्या निकालेंगे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी बराबर क्या होगा x माइनस ए, तो 15 माइनस 20 माइनस 5 जीरो और ये एक बेटा प्लस 5। बताना जरा सम क्या हो रहा है बेटा। तो अब अगले बार से आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए यहां पर लिख दिया है कि अगर अरिथमेटिक मीन से डेविएशन का सम फाइंड आउट किया जाए, और से देखिएगा, अगर अरिथमेटिक मीन से डेविएशन का सम किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। तो अब अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी आए तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट आंख बंद करके ऑप्शन में 0 जहां पर दिया गया हो वहां पर लगाना। अब ऐसा मत करना बच्चों कि आंख बंद करके देख लेना कि कहाँ है ऑप्शन, मतलब पहले ऑप्शन देखे और फिर इत्मीनान से जहां 0 हो वहां पर आपको मार्क करना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर सम ऑफ डेविएशन की बात करी जाए तो वो हमेशा क्या होगी बेटे, अरिथमेटिक मीन से 0 होगी। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, इस चीज को ध्यान में रखना। अब बात आती है तीसरी, बेटा देखो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया था कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। बेटा अगर यहां पर छज्जे छज्जे का प्यार की बात करी जाए अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू मीन। मतलब अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर मीन से प्रोडक्ट कर दिया जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन भैया इसका यूज कहां पर करें, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर ये फॉर्मूला है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन निकलता है। तो अगर हमारे पास n इंटू मीन दे रखा है तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका यूज होता है बेटा करेक्टिंग टू इनकरेक्ट डाटा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी एक ऑब्जर्वेशन की जगह पे आपने दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो ऑटोमेटिक है भाई कि जब हम एक ऑब्जर्वेशन के बदले दूसरा ऑब्जर्वेशन गलती से ले लें तो आंसर तो हमारा गलत आएगा ही। तो उस केस में अगर आपसे कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया कि बताओ बेटे सही वैल्यू क्या होगी, सही वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो भैया सही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात हो करेक्टिंग टू इनकरेक्ट करने के लिए, तो करेक्टिंग टू इनकरेक्ट करने के लिए हमें यहां पर समझना होगा कैसे किया जाए। तो जैसे मान लीजिए बेटा कि मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया कि इफ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 19, we wrongly taken 15 instead of 18, find करेक्ट मीन। कि हमारे पास जो है 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 19, आपके पास क्या कर रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 19। तो अगर 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से उसको निकालेंगे, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो बेटा देखिए जब भी आप मीन निकालो तो यहाँ पे चलिए पहले हमने लिख लिया n इज इक्वल टू 10, नंबर कितना दे रखा है बेटे 10, मीन कितना दे रखा है बेटे 19, करेक्ट वैल्यू कितना है बेटे 18, रॉन्ग वैल्यू कितना है बेटा 15।
देखिए मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो सूटेबल लगे उस अनुसार कर लें। मेथड 1 कहता है कि इसको स्टेप बाय चलते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप 1, फाइंड रॉन्ग सम ऑफ द सीरीज। जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है इसका रॉन्ग सम कितना होगा। तो रॉन्ग सम के लिए हमने क्या बोला था, समेशन ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बेटा, एन इंटू मीन। एन कितना दे रखा है 10, मीन कितना दे रखा है 19, हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो गया 190। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि भैया अगर रॉन्ग सम हमें निकल गया तो करेक्ट सम तो निकालना पड़ेगा। तो फाइंड करेक्ट सम। अब अगर करेक्ट सम फाइंड आउट निकालेंगे तो कैसे, तो इसको निकालने का तरीका होता है बेटा, करेक्ट सम इज इक्वल टू रॉन्ग सम माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। रॉन्ग सम हमारे पास कितना दे रखा है 190, हमने लिया क्या है गलती से 15, लेना क्या था बेटा 18, सम कितना हो गया 193। तो अब अगर हमारे पास आ जाएगा तो अब हम स्टेप 3 में आराम से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का क्या होता था बेटा, समेशन ऑफ एक्स बाई एन 193 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 19.3, और ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा, अलग अलग स्टेप से की। सबसे पहले हम लोग रॉन्ग सम को फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद हम लोग करेक्ट सम को फाइंड आउट करें, और फिर जब हमारा करेक्ट सम आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले से गिवन है, तो हम लोग मीन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अब छोटी सी बात यह हो गई कि सर मेथड 2 हमारा आप कैसे बता सकते हैं। देखिए अगर आप ये स्टेप बाय जो ना चाहें तो यहां पर मैं डायरेक्ट आपको लिख सकता हूं, करेक्ट मीन इज इक्वल टू रॉन्ग मीन प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए रॉन्ग मीन अपने पास है कितना 19, करेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 18, रॉन्ग वैल्यू कितना 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 10। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 19 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 19.3। अब बताइए समय की बचत होगी या नहीं होगी, है कि नहीं। और समय क्या होता है सबसे मूल्यवान, अर्थात समय बचाओ धन बचाओ। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आराम से और बड़े ही रिलैक्स तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि जो भी आपको अगर कभी भी करेक्ट मीन निकालना हो तो डायरेक्ट रॉन्ग वैल्यू को लिखें, जिसमें रॉन्ग मीन को लिखें, और करेक्ट वैल्यू से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट मीन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी कि अगर कभी भी आपके पास गलत मीन दे रखा हो, गलत ऑब्जर्वेशन दे रखा हो और साथ ही करेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रखा, तो आप करेक्ट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात बनती है बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टीज। तो देखिए जरा फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, कहता है अरिथमेटिक मीन इज
affected by both change of origin and change of स्केल। अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब, तो सबसे पहले इसको आसान शब्दों में मैं ये लिख दूं कि y मीन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीन, अर्थात इस पर प्लस का भी इफेक्ट करेगा, माइनस का भी इफेक्ट करेगा, मल्टीपल का भी इफेक्ट पड़ेगा, डिवाइड का भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये सब चीज से इफेक्टेड होता है। कैसे? तो उसी को समझने के लिए हमें यहां पर देखना है एक छोटी सी बात। देखो बेटे, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है उसमें कुछ भी ऐड कर देना या कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर देना, लेस कर देना, ये हमारा कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। फिर दूसरा हमारा होता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा मल्टीपल और डिवाइड। चेंज ऑफ स्केल हमारा क्या होता है बेटा? मल्टीपल और डिवाइड, कि कुछ भी मल्टीपल कर देना या कुछ भी डिवाइड कर देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ स्केल। अब कैसे इसका इफेक्ट किस तरीके से देते, तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। बेटा मान लीजिए कि x हमने लिया था 10 10 10 और 10, मीन हमारा कितना आया था बेटा? 10। अगर मैं सब में 5 जोड़ दूं, x प्लस 5 कर दूं, तो भाई क्या होगा? 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो जब सारे ऑब्जर्वेशन 15 हो गए तो मीन भी कितना हो रहा है बेटा? मतलब मीन यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 5 हो गया या नहीं हो गया? मतलब अगर हमने 5 ऐड किया था तो मीन भी क्या हो गया बेटा? 5 ऐड हो गया। अगर मैं x माइनस 3 कर दूं तो 7 7 7 7 7, तो मीन भी क्या हो जाएगा बेटा? 7। मतलब यहां पर हमारा क्या हो रहा है? -3 हो रहा है मीन में। ठीक है, तो प्लस किया था तो प्लस हो गया, माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं सबको लिख दूं 2x, तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 20 20 20, तो मीन हमारा क्या होगा बेटा? 20 हो जाएगा या नहीं? तो 2 से मल्टीपल हो गया। अगर मैं x बाई 2 कर दूं तो सब क्या हो रहा है बेटा? 5 5 5 5, तो मीन भी हमारा क्या होगा? मतलब प्लस किया था तो प्लस हुआ, माइनस किया तो माइनस हुआ, मल्टीपल किया तो मल्टीपल हुआ, डिवाइड किया तो डिवाइड हुआ। लेकिन क्या सर आपके पास एग्जाम में ऐसे आएंगे? नहीं। आपको क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपके पास एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें आपको दे दिया कि 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 34। ठीक है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 34। कहता है इफ x मीन इज इक्वल टू 4 फाइंड y मीन। अब आप बोलेंगे सर जी इसमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले ही मैंने लिखा है y का इक्वेशन, y मीन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीन होता है। हाँ होता है। तो एक काम कीजिए कि y वाले को तो इधर रख लें, y वाले को हम लोग क्या करें? इधर रख लें। तो क्या आएगा? 3y इज इक्वल टू 34 माइनस। ओके, तो हम अब y बराबर क्या लिख सकते हैं? 34 माइनस 7x डिवाइड में 3। अब हमें निकालना क्या है? y मीन। तो लिख दूं y मीन इज इक्वल टू 34 माइनस 7 ऑफ x मीन डिवाइड में 3। अब x मीन की वैल्यू तो आपके पास गिवन है कितना? 4। तो क्या हो जाएगा बेटे? 34 माइनस 7 इंटू 4 डिवाइड में 3,
दैट्स मीन्स 6/3 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। ओके, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए 3x - 5y + 20 इज इक्वल टू 0 इफ x मीन इज इक्वल टू 9, y मीन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, y वाला तो इधर पोर्शन रहेगा ही रहेगा, इन सबको ले जा तो -20 और उधर जाके क्या हो गया बेटा, माइनस और -5y, या आप अगर करो चलो इस तरीके से मीन अगर लगा दो तो उसको हम ऐसे लिख सकते 20 - 3x मीन, 5 उधर चला जाएगा तो y मीन इज इक्वल टू 20 - 3x मीन डिवाइड में -5। अब आप क्या करें, x मीन की वैल्यू रख दे, x मीन की वैल्यू कितनी है 9, तो 20 - 3 9 डिवाइड में -5 तो कितना हुआ -7/-5 1.4। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कभी भी अगर इक्वेशन दिया तो। ये हमारा कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, कि जो भी देखिए ये जो यहाँ 20 है ये हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन है, लेकिन ये x के साथ जो मल्टीपल में लगा है ये हमारा स्केल है, डिवीजन के रूप में जो लगा है ये हमारा क्या है, स्केल है। तो अगर कुछ भी प्लस और माइनस किया जाएगा तो वो क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन, और कुछ भी अगर मल्टीपल और डिवाइड किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल। तो याद रखिएगा कि मीन पे जहाँ भी हम लोग बात करेंगे तो मीन जो है इफेक्टेड बोथ होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का भी और चेंज ऑफ स्केल। और मीन क्या, अभी तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी आपको बनाता हूँ, याद रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी में सबका इफेक्ट होता है, ओरिजिन का भी और स्केल का भी। वही जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से हम लोग अलग बात करते हैं। तो अभी बस ध्यान में ये रखिएगा कि मीन पर जो है प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड सबका इफेक्ट हमारे पास होता है। तो ये था हमारा बेटा प्रॉपर्टीज 4। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज 5 की बात करें तो प्रॉपर्टीज 5 है बेटा हमारे पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। जो प्रॉपर्टीज 5th है हमारा वो है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब देखें, अगर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, और जुड़ेगा कब, तो जब 2 या 2 से अधिक हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन गिवन हो तो वहां पर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। कंबाइंड मीन बराबर होता है बेटा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डॉट 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 n1 प्लस n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका मतलब क्या है बेटे, आपने ग्रेजुएशन अगर किसी बच्चे ने कर रहा हो या जो कर रहे होंगे या जिसने कर लिया हो, उसने ये चीज़ देखा होगा कि फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, या सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं, जब आपके थर्ड ईयर का रिजल्ट आता है तब आप कहते हैं कि नो आई एम ग्रेजुएट। तो मतलब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंटेज आया होगा, सेकेंड अलग में ईयर में कुछ और परसेंटेज आया होगा, थर्ड ईयर में कुछ और परसेंटेज आया होगा। तो जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में अलग अलग आए हों तो उसका कंबाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके कुछ अलग हों, सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके कुछ अलग हों, थर्ड ईयर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके कुछ अलग हों। तो जब सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलग होंगे तो भैया मीन तो एक हो नहीं सकता, तो उस केस में हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए कि आपके पास n1 दे रखा है, मीन 1 दे रखा है, n2 दे रखा है, मीन 2 दे रखा है। तो अगर आपके पास इस तरीके से गिवन हो कि मान लीजिए n1 इज इक्वल टू 5,
मीन 1 इज इक्वल टू 54, n2 इज इक्वल टू 8, मीन 2 इज इक्वल टू 59, 3 इज इक्वल टू 10 एंड मीन 3 इज इक्वल टू 65। कि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं और आपके मार्क्स आए हैं 54%, सेकेंड ईयर में आपके 8 सब्जेक्ट हैं और मार्क्स आए 59%, थर्ड ईयर में आपके मान लीजिए हैं 10 सब्जेक्ट और मार्क्स आए आपके 65%, और आपसे बोला गया कि बताओ बेटे ग्रेजुएट आपने कितने परसेंटेज से की। दैट्स मीन्स क्या, कंबाइंड। तो अगर आपसे कंबाइंड पूछा गया तो कंबाइंड के लिए अभी बताया था n1 मीन 1, n2 मीन 2, n3 मीन 3 डिवाइड में n1 प्लस n2 प्लस n3। होगा या नहीं होगा? तो अगर हम लोग n1 की बात करें तो कितना दे रखा है बेटा, 5 इंटू 54 प्लस इंटू 59 प्लस 10 इंटू 65 डिवाइड 5 प्लस 8 प्लस 10। होगा या नहीं होगा? अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो कितना हो रहा बेटा, 270। कितना हुआ बेटा, 270 प्लस 472 प्लस 650 डिवाइड 23। तो अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है बेटा, 1392। कितना आ रहा है हमारे पास टोटल, 1392 डिवाइड 23। कितना हो गया, डिवाइड में 23। तो आप बोलेंगे कि सर हम जो ग्रेजुएट हैं वो 60.52%। तो ये आपका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो कभी भी अगर कंबाइंड निकलना हो तो उसके लिए आपको अलग अलग नंबर और अलग अलग मीन का होना जरूरी है। लेकिन फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बराबर है, कि फर्स्ट ईयर में भी 5 सब्जेक्ट था, सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट था और थर्ड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट है। तो बेटा याद रखिएगा, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन are equal, then combined mean is only average of mean। कि जो हमारे पास मीन गिवन है सिर्फ उसी का एवरेज कर दें। अर्थात जैसे अगर यहां पर है मीन 1 प्लस मीन 2 प्लस मीन 3 डॉट 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 साइड में n। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, कंबाइंड मीन निकल जाएगा। कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन चीज़ों को बच्चे आप ध्यान में रखें। तो ये एक छोटी सी कहानी हमारी थी अरिथमेटिक मीन की, जिसको आज हम लोगों ने देखा है अपने पहले लेक्चर के अंतर्गत। ओके, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसको देखा। धन्यवाद। दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को, और तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे मीडियन एंड मोड को। धन्यवाद। जय श्री राम।